अरबों खरबों रुपए बैंक से लोन लेने के बाद बैंक को लोन नहीं चुकाने के बाद में भी बड़े बड़े उद्योगपतियों का कुछ नहीं बिगड़ता, जबकि चंद हजार रुपयों के लिए एक किसान को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उसकी आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। स्वास्थ्य मंत्री बीमार होने पर कभी अपना इलाज सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं करवाते? इन सभी बातों के इर्द गिर्द घूमती है जवान मूवी की कहानी। यह बातें ज्यादा नई भी नहीं है, बल्कि कई फिल्मों के जरिए उठाई गई है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले कुछ ऐसा लिखा गया है कि दोहराई गई बातें भी अब अच्छी लगती है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जवान मूवी की स्टोरी को। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो जवान मूवी की कहानी शुरू होती है 1986 से, जहां पर हम एक आदमी को अधमरी हालत में नदी में तैरता हुआ देखते हैं। और जब यहाँ पर रहने वाले कुछ कबीले वालों की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वे उस व्यक्ति को अपने घोड़े पर डालकर अपने कबीले में ले आते हैं। वह कबीला ज्यादा बड़ा नहीं था और वहाँ रहने वाले लोग भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। और फिर हम उस व्यक्ति को देख सकते हैं कि उसके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी होती है, जिसे देखकर यह समझ आता है कि उसका इलाज प्राचीन युग में जिस तरीके से इलाज किया जाता था, उसी पद्धति से उस व्यक्ति का भी इलाज किया जाता है। उसके शरीर पर 5 से 6 गोलियां लगी हुई थी। उसकी गोलियां तो कबीलों वालों ने निकाल दी। अब वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगा था, लेकिन फिर अचानक से कुछ हमलावर उनके कबीले पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते वह हमलावर उनके कबीले वालों को जान से मारना शुरू कर देते हैं। वे हमलावर उन कबीले वालों को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे और कबीले वाले वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लेकिन फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है उनके मसीहा की, जिसकी उन लोगों ने जान बचाई हुई होती है और वही उनका मसीहा बनकर उनकी रक्षा करता है। यहाँ पर बहुत सारे हमलावरों को अकेला ही मार गिराता है। वैसे तो वहाँ हमलावर बहुत सारे होते हैं, लेकिन वह अकेला ही सभी को मार गिराता है। अब कबीले वालों को उनका मसीहा तो मिल गया था, लेकिन उस मसीहा को अपना नाम तक नहीं पता था, क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। यहीं पर एक छोटा सा लड़का होता है जो उस व्यक्ति से कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं पता लगाऊंगा कि आप कौन है। जिसके बाद कहानी 30 साल आगे मुंबई में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम एक मेट्रो ट्रेन को देख पाते हैं, जिसमें 376 पैसेंजर होते हैं और सभी लोग अपने किसी न किसी काम से कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन किसी को क्या पता होता है कि उनकी ये मेट्रो ट्रेन तो हाईजैक होने वाली है। लेकिन जो 376 पैसेंजर होते हैं, उनमें से 6 लड़कियां ऐसी होती है जो इस ट्रेन को हाईजैक कर लेती है। किसी को पता नहीं था कि ये नॉर्मल से दिखने वाली लड़कियां ट्रेन को हाईजैक कर लेंगी। और फिर यहीं पर उन 6 लड़कियों के चीफ को भी दिखाया जाता है, जो कि मेट्रो ट्रेन के अगले स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। और यह सारी प्लानिंग उन 6 लड़कियों के चीफ यानी कि शाहरुख खान की होती है और ये 6 लड़कियां उनके अंडर में काम करती हैं। उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते हैं, उनमें से एक पुलिस वाला होता है जो कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो चीफ उसको सबक सिखा देता है और उसे अपना गेटअप देकर उसे एक जगह बांध देता है। और फिर उसके बाद वह कंट्रोल रूम में फोन करता है और ऑफिसरों से नेगोशिएट करना शुरू कर देता है। तो नेगोशिएट करने के लिए जो ऑफिसर आती है उसका नाम नर्मदा होता है। अब चीफ उनसे कहता है कि आपको 5 मिनट के अंदर अपने कंट्रोल रूम में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ उनसे ही बात करना है और मैं उन्हीं को अपनी सारी डिमांड बताऊंगा। तो नर्मदा 5 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कंट्रोल रूम में बुलाती है, जिसके बाद में चीफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर से नेगोशिएट करना शुरू कर देता है। चीफ उनसे कहता है कि मुझे 40,000 करोड़ रुपए चाहिए। यह सुनने के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि इतने सारे रुपयों का इंतजाम तो हम नहीं कर पाएंगे। जिस पर चीफ उनसे कहता है कि इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। मैं तुम्हें ऐसे बिजनेसमैन का नंबर दे रहा हूँ जिससे तुम 40,000 करोड़ रुपए मांगोगे तो वो तुम्हें मना नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बेटी मेरे पास है और वो इसी मेट्रो ट्रेन में मौजूद है और उसे पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ लाया गया था। जिसके बाद तुरंत काली के पास कॉल किया जाता है, जो कि वेपन्स का बिजनेस करता है। और जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है, तो वह 40,000 करोड़ रुपए देने के लिए मान जाता है और तुरंत 40,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद अगले स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन रुकने वाली थी, तो यहाँ पर नर्मदा अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन उससे पहले चीफ के टीम की एक लड़की जिसका नाम कल्कि होता है, उसकी फ्लैशबैक स्टोरी सुनाई जाती है। कल्कि के पिता एक किसान होते हैं जिन्होंने बैंक वालों से 40,000 का लोन लिया था, लेकिन वो उसे नहीं चुका पाए और वो धीरे धीरे बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया था। तो फिर बैंक वाले कल्कि के पिता को परेशान करने लगे और यहाँ तक कि उसे मारने भी लगे। कल्कि के पिता बैंक का पैसा लौटाने में पूरी तरह असमर्थ थे। तभी उनकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पर लिखा था आत्महत्या करने पर उसकी फैमिली वालों को
2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और ये पढ़ने के बाद उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिससे वो बैंक का कर्जा उतार सके। फिर कल्कि के पिता एक पेड़ से लटक कर फांसी लगा लेते हैं। ये देखकर कल्कि पूरी तरह टूट जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बैंक मैनेजर का सर फोड़ देती है, जिसके कारण उसे जेल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि नर्मदा अपनी पूरी टीम के साथ स्टेशन पर मौजूद होती है और वहाँ पर चीफ भी पूरी तरह से तैयार होते हैं। ट्रेन में जितने भी पैसेंजर थे वह सभी लोग कल्कि की स्टोरी सुनने के बाद चीफ की साइड हो जाते हैं और फिर सभी ने चीफ वाला मास्क पहन लिया, जिसके कारण नर्मदा की टीम किसी को भी पकड़ नहीं पाती है और चीफ की पूरी टीम आसानी से वहाँ से निकल जाती है। और जो 40,000 करोड़ रुपए उनके पास आए थे उनको उन्होंने 7 लाख किसानों के अकाउंट में डलवा दी जो कर्ज में डूबे हुए थे। फिर हमें पता चलता है कि चीफ के साथ जो लड़कियां होती है वे सभी एक जेल में रहती है और वहीं से रहकर अपना सारा काम करती है और काम पूरा होने के बाद वापस जेल में चले जाती है। चीफ की ये लड़कियां सारे काम करने में एक्सपर्ट होती है, कोई डॉक्टर है तो कोई हैकर है तो कोई फाइटर है, लेकिन ये 6 लड़कियां चीफ के साथ अच्छे से काम करती है और अपने मिशन को पूरा करती है। उसके साथ ही हमें पता चलता है कि चीफ भी कोई मामूली बंदा नहीं है, बल्कि वे लड़कियां जो जेल में रहती है वह उसी जेल का जेलर है जिसका नाम आजाद है। जेल में रहने वाली जितनी भी लड़कियां हैं आजाद उनको अपनी बहन और माँ के समान मानता है और जेल में रहने वाली लड़कियों को इतना सिखा दिया जाता है कि वह बाहर निकलकर अपराध करने का रास्ता नहीं चुनती। आगे हमें पता चलता है कि कावेरी अम्मा को और आजाद को इन्हें पाला है। आजाद की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी और शादी के लिए कोई मिल भी नहीं रही थी, इसलिए वो एक लड़की को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लड़की तो नहीं आती, लेकिन उस लड़की की बेटी आ जाती है जिसका नाम सूजी होता है। वो कहती है कि मेरी माँ बहुत बिजी रहती है इसलिए उनकी जगह उन्होंने मुझे भेजा है और वैसे भी मुझे भी लड़के को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो जिसे भी पसंद करेगी वह उसके पापा होंगे और मेरे पापा कैसे होने चाहिए यह मुझे सिलेक्ट करना होगा। और ऐसे ही सूजी और आजाद के बीच बहुत सारी बातचीतें होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं और आगे हमें पता चलता है कि सूजी जिसकी बेटी है वह कोई और नहीं बल्कि नर्मदा होती है और उसे देखकर आजाद शॉक्ड रह जाता है। नर्मदा को भी आजाद बहुत पसंद आता है क्योंकि सूजी को आजाद बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए यहाँ पर नर्मदा को भी आजाद बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे नर्मदा और आजाद एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद वह शादी करने का फैसला भी करते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है आजाद के दूसरे मिशन पर जहां वह 6 लड़कियां भी उसके साथ होती है और इस बार उनका टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर। इधर हेल्थ मिनिस्टर स्पीच दे रहा होता है कि मुझे गोली भी लग जाए तो भी मैं अपना इलाज सरकारी अस्पताल में ही करवाऊंगा क्योंकि उसने सरकारी अस्पताल की कंडीशन कुछ ऐसी बना रखी है कि जिसके आगे प्राइवेट अस्पताल भी फेल है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि सरकारी अस्पताल की कंडीशन बहुत ही खराब। उसके बाद में हेल्थ मिनिस्टर को गोली मार दी जाती है और फिर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन आजाद की टीम उसे किसी तरह से सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं जहां की हालत बहुत ही खराब थी। अब यह न्यूज भी बाहर आ जाती है और सारी पुलिस फोर्स उस सरकारी अस्पताल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और फिर ऑफिसर नर्मदा आजाद के साथ नेगोशिएट करती है। इससे पहले कि वो उन्हें अपनी डिमांड बताता उससे पहले वह एक कहानी सुनाता है। यह कहानी भी आजाद के साथ काम कर रही लड़की इरम की होती है जो एक डॉक्टर थी। उसे अपने पेशेंट से बहुत ज्यादा प्यार था और फिर एक दिन उनके हॉस्पिटल में 57 बच्चे नाजुक हालत में आते हैं। उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन कुछ बड़े डॉक्टरों की वजह से उन बच्चों तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण उन 57 बच्चों की जान चली जाती है और यह सारा क्लेम इरम के ऊपर डाल दिया जाता है और उसका लाइसेंस छीनने के साथ साथ उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। और आजाद की सबसे पहली डिमांड यही थी कि जिन डॉक्टरों ने ऑक्सीजन को उपलब्ध नहीं होने दिया सबसे पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए और सारा क्लेम वो अपने ऊपर ले ले। तो आजाद के कहने पर ऐसा ही होता है। रात होने के बाद जब वो यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी यहाँ पर नर्मदा अपनी पूरी टीम और फोर्स के साथ आ जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन यह लोग इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले थे क्योंकि आजाद उनके साथ खड़ा हुआ था जो कि एक अलग गेटअप में था। फिर यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है, आजाद और नर्मदा के बीच में भी जोरदार फाइट होती है। लेकिन यहाँ
पर नर्मदा आजाद को नहीं पहचान पाई और आजाद अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ से फरार हो गया। नर्मदा को किसी भी हालत में आजाद और उसकी टीम को पकड़ना था, जबकि कुछ दिनों के बाद उसकी और आजाद की शादी होने वाली थी और यहाँ काली हथियारों के बिजनेस के लिए रसिया जाने वाला था। तो काली अपना सारा कारोबार अपने छोटे भाई को सौंपकर रसिया चला जाता है और यहाँ दूसरी तरफ आजाद और नर्मदा की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे और इनसे भी ज्यादा खुश थी उनकी बेटी सूजी। और यहाँ पर पहली बार आजाद नर्मदा को सब सच बताने वाला होता है। उसने पहले भी कोशिश की थी लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। इस बार भी वह सब बताने वाला था, लेकिन नर्मदा के ऑफिसर ने पहले ही पता कर लिया था कि आजाद कौन है और ये सारी बातें उसने नर्मदा को कॉल पर ही बता दी थी। नर्मदा जैसे ही उसे शूट करने के लिए उसके पास जाती है, तभी उनके ऊपर एक जोरदार हमला हो जाता है। दरअसल काली के भाई ने उनको बंधक बना लिया था और उसने यहाँ पर नर्मदा को गोली भी मारी थी और वो आजाद को भी बेरहमी से मार रहे थे। जैसे ही वो आजाद को जान से मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर किसी आदमी की एंट्री होती है जो कि काली के गुंडों को मारते हुए आ रहा था। यह और कोई नहीं बल्कि आजाद के जैसे दिखने वाला एक व्यक्ति था। रिश्ते में ये आजाद के पिता लगते हैं और इनकी भी एक बैक स्टोरी है। काली के भाई के पूछने पर वह बताता है कि मेरा नाम विक्रम राठौर है और यहाँ पर आते ही सबको बुरी तरह मारने लगते हैं। वह अपने बेटे आजाद और नर्मदा को बचा लेते हैं और दूसरी तरफ हम काली को देखते हैं जो हथियारों की डील कर रहा था। यहाँ पर अलग अलग देशों के मेंबर थे, उनसे वो कह रहा था कि अब आप आपके देश में फैक्ट्री खोलोगे तो आपके देश के लोग ही प्रोटेस्ट करके फैक्ट्री को बंद करवा देंगे, लेकिन इंडिया इसके लिए पूरी तरह से सेफ है और वहाँ सब कुछ अपने कब्जे में करने के लिए हमें चाहिए होगी वहाँ की सरकार और जीतना होगा वहाँ का चुनाव और उसके लिए चाहिए होगा ढेर सारा पैसा। मैं 20% देने के लिए राजी हूँ। यहीं पर एक बहुत बड़ा विलन था जो कह रहा था कि मैं इसके लिए 80% देने के लिए तैयार। तभी यहाँ पर काली को पता चलता है कि उसके भाई को आजाद ने मार दिया है और ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। यहाँ दूसरी तरफ नर्मदा को आजाद के बारे में हर हाल में पता करना था क्योंकि उसने उसका और उसकी बेटी का दिल तोड़ा है। इसलिए ईरानी के साथ वह प्लानिंग करके जेल में जाना चाहती है और उन 6 लड़कियों के द्वारा आजाद की स्टोरी पता करना शुरू करती है। तो वो कहती है कि तुम्हें आजाद की स्टोरी जानने से पहले तुम्हें विक्रम राठौर को जानना होगा। तो फिर वो विक्रम राठौर की स्टोरी को बताना शुरू करते हैं और ये कहानी पहुंच जाती है 1986 में, जहाँ पर हमें विक्रम राठौर और उनकी पत्नी ऐश्वर्या को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि विक्रम राठौर स्पेशल ऑप्स का एक स्पेशल सोल्जर है और यहाँ उसे किसी अर्जेंट काम से बुलाया गया है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि बॉर्डर के उस पार 32 लोगों की एक टीम गई थी, लेकिन उन सारे लोगों को दुश्मन ने मार गिराया था। इसके बाद हमने एक और टीम भेजी थी, लेकिन उनमें से आधे लोग मर गए और आधे लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया है। तो वो लोग अब स्पेशल ऑप्स के सोल्जर की मदद लेना चाहते हैं और उन बंधकों को वहाँ से छुड़ाना चाहते हैं। तब यहाँ पर विक्रम राठौर की टीम पहुँच जाती है। बॉर्डर के उस पार वह ये 6 लोग थे और ये 6 लोग उनके लिए काफी थे। और वहाँ पहुँचने के बाद दुश्मनों से लड़ाई करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच लड़ाई में इनकी बंदूक काम करना बंद कर देती है। और ऐसा नहीं था कि एक सोल्जर की बंदूक ने काम करना बंद कर दिया था, बल्कि इन 6 सोल्जरों की बंदूक ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बावजूद भी उन्होंने यह लड़ाई जीत ली थी और वहाँ के सारे बंधकों को बचा लिया था। तो आगे एक इंक्वायरी बैठती है क्योंकि MI436 गन को काली आर्मी को देता है और उसी की वजह से जो बॉर्डर के पार गया था उन सभी की गन ने काम करना बंद कर दिया था। इसी वजह से वो सारे सोल्जर मारे गए थे और इसी वजह से आर्मी ने काली के साथ काम करना बंद कर दिया था और उसकी सारी गन को सीज भी कर दिया गया था। लेकिन यह काली को अच्छा नहीं लगता और विक्रम राठौर और उनकी पत्नी जब घर पर अकेले थे तो काली अपनी पूरी टीम को लेकर उनके ऊपर हमला करने पहुंच जाता है और विक्रम राठौर को प्लेन में ले जाकर 5 गोलियां मारकर नदी में फेंक देता है। सभी यह सोच लेते हैं कि वो मर गया और ऐश्वर्या को भी काली ने जेल भिजवा दिया था। और जब ऐश्वर्या को फांसी होने वाली थी तब वह बेहोश हो जाती है और तभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। रूल्स के हिसाब से प्रेग्नेंट औरत को फांसी नहीं दी जाती, जब तक कि उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती। तो उस बच्चे की वजह से ऐश्वर्या को 5 साल और मिल जाते हैं। फिर उसे एक बेटा होता है जिसका नाम आजाद रखा और उसे जेल की औरतों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। जेल की औरतों ने आजाद को अपने बेटे की तरह माना। अब जैसे ही वह 5 साल का हुआ तो ऐश्वर्या को फांसी दे दी गई, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उसी पुलिस वाले को देख पाते हैं जिसने मेट्रो में हमला करने की कोशिश की थी। और यह वही छोटा बच्चा होता है जिसने विक्रम राठौर से वादा किया था कि मैं बड़ा होकर
होकर पता लगाऊंगा कि आप कौन है। आज उसने पता कर लिया और विक्रम राठौर की 6 लोगों की टीम को भी उसने इकट्ठा कर ली, लेकिन विक्रम राठौर की याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई थी। यहाँ पर आजाद अपने पिता से मिलता है और बहुत खुश होता है। विक्रम राठौर की याददाश्त तो जा चुकी थी, लेकिन अंदर की सारी स्किल्स अभी भी मौजूद थी, जैसे कि फाइटिंग करना, स्विमिंग करना, कुकिंग करना, सब मौजूद था। अब जेल में उन 6 लड़कियों ने नर्मदा को यह स्टोरी सुनाई तो नर्मदा की आंखें नम हो गई थी। वो यहाँ पर उनका साथ देने के लिए राजी तो हो गई थी, लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ये ईरानी की चाल थी, क्योंकि ईरानी काली के लिए काम करता है और वह पल पल की न्यूज काली को देता था। तो ईरानी उन 6 लड़कियों के साथ साथ नर्मदा को भी मारने वाला था और साथ में सूजी को भी, लेकिन वहाँ आजाद के पिता सूजी को बचा लेते हैं और दूसरी तरफ आजाद यहीं आकर उन सारी लड़कियों को भी बचा लेता है। क्योंकि ये जेल उसी का था, इसलिए वहाँ की औरतों ने भी उसी का साथ दिया और ईरानी को मार गिराया। लेकिन उससे पहले ईरानी ने उन 6 लड़कियों में से एक लड़की को गोली मार दी थी, जिसका नाम लक्ष्मी था, और यहाँ पर कोशिश की थी कि उसे बचा लिया जाए, लेकिन वह नहीं बचा पाया। आगे हम देखते हैं कि आजाद एक प्लान बनाता है, क्योंकि काली का ढेर सारा पैसा एक कंटेनर में भरकर आने वाला था, उसे किसी तरह से अपने कब्जे में करना था और काली को रोकना था। इसलिए वो पूरी टीम को लेकर पहुंच जाता है और उसका सामना करने लगता है। विक्रम राठौर की टीम को उन्होंने बोल दिया था कि अब हम संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, वो लोग इन्हें नहीं संभाल पा रहे थे। तब यहाँ पर एंट्री होती है विक्रम राठौर की टीम की। विक्रम यहाँ आजाद से कहता है कि यह मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसे मैं और मेरी टीम संभाल लेंगे, तुम इस मिशन को संभालो। तो फिर आजाद कंटेनर लेकर चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ विक्रम राठौर की पूरी टीम उन्हें संभालने में लगी हुई होती है, लेकिन वो नाकामयाब रहे और यहाँ पर काली के लोगों ने विक्रम राठौर की टीम को अपने कब्जे में कर लिया था। विक्रम राठौर को काली यहाँ पर पूरे तरीके से टॉर्चर कर रहा था, लेकिन तभी एक न्यूज आती है कि आजाद ने जेल की 6000 लड़कियों को बंधक बना लिया है और अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वह इन सारी लड़कियों को मार देगा, जबकि वो तो इसी जेल का जेलर है और वो उन लड़कियों के साथ कुछ नहीं करने वाला। और इस बार नेगोशिएट करने के लिए आते हैं सीनियर ऑफिसर माधवन नायर, इसका रोल संजय दत्त ने किया है। तो आजाद को अपनी डिमांड में हेड ऑफ स्टेट के साइन चाहिए होते हैं और उसे ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 6000 लड़कियां उसके कब्जे में है और साथ में चुनाव की ईवीएम मशीन भी उसके कब्जे में ही होती है। तो अब जैसे ही हेड ऑफ स्टेट साइन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर वो उन फैक्ट्रियों को बंद करवाता है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। इसमें आधी से ज्यादा फैक्ट्री काली की होती है। ये सारी चीजें होती है कि यहाँ पर काली आ जाता है जो जेल के दूसरे रास्ते से अंदर पहुँच गया। उसके हाथ में गन थी और वो गन लगी थी विक्रम राठौर के सिर पर। जैसे ही काली फायर करता है तो वह बंदूक नहीं चलती और इसी वजह से विक्रम राठौर की याददाश्त वापस आ जाती है। इसके बाद विक्रम और आजाद दोनों मिलकर काली की पूरी गैंग का सामना करते हैं और उन सभी को मार गिराते हैं। इस मूवी में सभी ने जबरदस्त एक्टिंग की है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।